मैं अंधेरे जंगल में आगे बढ़ता चला जा रहा था, यूं जैसे खूंखार भेड़ियों की कचार की तरफ बढ़ रहा हूँ। जंगल के वस्त में पहुंचा तो सामने दरख्तों के झुंड की तरफ से मुझे रोशनियां सी फूटती नजर आई। अब मैं बिल्कुल मोहतात हो गया था। रोशनियां दुश्मन के खुफिया हेडक्वार्टर का पता देती थी। मैं आगे बढ़ने लगा, जरा करीब पहुंचा तो सामने झील दिखाई दी। झील की दूसरी तरफ एक चौबी प्लेटफॉर्म था और इसके बाद वो 2 मंजिला वसी और अरीज रकबे पर फैली हुई मजबूत इमारत नजर आई। ये इमारत मुस्ततील थी, बादिल नजर में किसी हॉस्टल नुमा इमारत का ही मंजर पेश करती थी। मैं कदे आदम उगी झाड़ियों में दुबका हुआ इस इमारत की तरफ बगौर तकने लगा। इमारत की छत पर भारतीय परचम लहरा रहा था। इमारत के बाहर चंद भारी भरकम फौजी गाड़ियां भी नजर आ रही थी। यह मुझे कोई फौजी छावनी की तरह का ही इलाका मालूम होता था, मगर हैरत की बात तो ये थी कि यहाँ सिक्योरिटी का कोई खास इंतजाम नजर नहीं आता था। जरा मजीद करीब जाकर बगौर देखने पर मुझे इमारत की बड़े भारी भरकम मेहराबी मेन गेट की मेहराबी पेशानी पर मखसूस मोनोग्राम दिखाई दिया और मैं धक से रह गया। ये राह का एक फॉरवर्ड ग्रुप डेथ सर्कल था। जब मैं ऑन सर्विस था तो मुझे जासूसों ने इसके मुतालिक खुफिया इत्तलात भी पहुंचाई थी कि राह के मुख्तलिफ विंग थे, जिनमें से एक डेथ सर्कल खास तौर पर पाकिस्तान के अहम राज चुराने के लिए तश्कील दिया गया था। अब मेरा शुबा यकीन में बदल गया था कि राजा पटेल से लेकर सुनील और सीतापाल तक ये सारे लोग राह के इसी जेली शाख जो बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ थे, डेथ सर्कल से ही ताल्लुक रखते थे और इन लोगों ने सुल्तान जहांजेब को भी अपना आलाकार बना रखा था। इसका मतलब था कि ये खुफिया नेटवर्क डेथ सर्कल का ही था जो हाल ही में तश्कील दिया गया था। ये सोचकर चंद सानिये मैं गिरदोपेश की सुनगुन लेने की कोशिश करता रहा। इसके बाद आगे बढ़ा और सबसे पहले छुपता छुपाता हुआ झील के किनारे किनारे चलता हुआ इमारत के अकब में पहुंचा तो बुरी तरह ठिठक गया। इमारत के अकब में तो जैसे जंगल में मंगल का सा समा था। यहाँ खुला मैदान था और रोशनियों का अच्छा खासा बंदोबस्त नजर आता था। बावर्दी वेटर हाथों में ट्रे लिए इमारत के अंदर बाहर आते जाते नजर आ रहे थे। मेज और कुर्सियां भी नजर आ रही थी। हसीनाएं झिलमिलाते लिबासों में मखसूस वर्दी पोश इंडियन अहलकार की शाना बशाना जाम पीती नजर आ रही थी। गोया यहाँ अच्छा खासा जश्न का समा था। मुझे हैरत थी कि क्या इन्हें अभी तक अपने नुकसान का इल्म नहीं था या फिर ये सब एक मामूल का ही हिस्सा था। यकीनन यही बात हो सकती थी। इमारत के अकब में भी बड़ा सा दाखिली दरवाजा नजर आ रहा था। यहाँ अफसरान के अलावा मुसल्लह गार्ड्स भी एक हिसार कायम किए खड़े थे। अगरचा इनके हाथों में भी खाने पीने की प्लेटें नजर आ रही थी, इसके बावजूद भी इनके अंदाज़ एतवार से चौकन्नापन जाहिर हो रहा था। ये लोग यहाँ बैठकर मेरे वतन के खिलाफ नापाक साजिशों के मंसूबे बनाते थे और मैं इनकी नींदें हराम करने किसी भी वक्त इन पर कहर और गजब की बिजली बनकर टूटना चाहता था। मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। मैं इनकी सफ़ों में दाखिल होने की कोई ऐसी तरतीब सोच रहा था कि किसी तरह इनकी शहर के करीब पहुंचकर कुछ जरूरी और अहम नौयत की मालूमात इकट्ठी कर सकूं। मैंने देखा उन्होंने जिधर खाने पकाने वगैरह का बंदोबस्त कर रखा था, इस जानिब वेटर की आमदोरफ्त नजर आती थी। मैं जहन में उभरने वाले एक फौरी ख्याल के तहत मज़कूरा सिमत की तरफ रींग गया। अपने देश में होने के घमंड में इन लोगों ने अपना सिक्योरिटी का भी कुछ खास इंतजाम नहीं कर रखा था, माँ सिवाय फॉर्मेलिटी के। चुनाचा मैं इनकी इस आयशाना गफलत से पूरा फायदा उठाना चाहता था, लिहाजा मज़कूरा जगह के करीब आकर मैं घात लगाकर बैठ गया। यहाँ लवाजमात खुर्दोनोश की तरसील का इंतजाम बड़ी बड़ी मेज़ों पर नजर आ रहा था। एक जानिब अलाव भी रोशन था जिन पर सालिम मुर्गे भूने जा रहे थे। यहाँ वेटरों की पूरी खेप नजर आ रही थी जो अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वो यकीनन किसी मकामी होटल से ही ताल्लुक रखते थे। मैं अभी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहता था, वरना इन्हें अगर जरा भी शक हो जाता कि मैं यहाँ इनकी शहर के करीब पहुँच चुका हूँ तो ये लोग अपने साय से भी मोहतात हो जाते। फिर मेरे लिए अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाना बहुत नामुमकिन हद तक मुश्किल हो सकता था। मेरा मकसद महज इन्हें जहन्नुम वासिल करना नहीं था, वरना मैं चाहता तो डेथ सर्कल के इस हेडक्वार्टर की इमारत को बारूद का ढेर बना डालता। मेरा मकसद इनके दीगर असल और अहम ठिकानों और इनके पूरे नेटवर्क की जड़ों को तलाश करना था, और ये तभी मुमकिन हो सकता था कि जब मैं इन्हें इसी तरह ख्वाब गफलत में रखते हुए अपने मिशन का आगाज करूं। न जाने ऐसे और कितने डेथ सर्कल के ठिकाने थे। मुझे इन सब का पता चलाना था या फिर इनके असल हेडक्वार्टर्स का, जो एक तो खलीज कम्बात में था और दूसरा मुझे यही लगता था। अब देखना यह था कि
کہ پاکستان کے خلاف ناپاک سازشوں کے احکامات ڈیتھ سرکل کے کون سے ٹھکانے سے موصول ہوتے تھے اور وہی اصل ہیڈ کوارٹر تھا۔ اتنا تو میں اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ ڈیتھ سرکل کی عمارت میں ہونے والا یہ جشن معمول کا ہی حصہ تھا اور انہیں سرو کرنے والے ویٹرز مقامی ہوٹل سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ ان کی مجھے ایک گاڑی بھی کھڑی نظر آ گئی تھی جس کی باڈی پر ہوٹل کے مخصوص مونوگرام کے ساتھ ہوٹل 5 اسٹار کا نام بھی کنندہ تھا۔ یہ وین سفید اور نیلے رنگ کی تھی۔ میں خاموشی سے وین کے اندر داخل ہو کر سیٹ کے نیچے دبک گیا اور گھنٹوں وہی پڑا لیٹا رہا۔ کافی دیر گزر گئی اور یہ ہنگامہ اختتام ہوا تو مجھے کچھ لوگوں کی قدموں کی آہٹ کے ساتھ باتیں کرنے کی بھی آواز سنائی دی۔ ہوٹل 5 اسٹار کا تھکا ماندہ عملہ واپس ہو رہا تھا۔ یہ لوگ سب وین میں سوار ہوئے اور وین ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ 10-15 منٹ تک وین شاید ناہموار سڑک پر دوڑنے کی وجہ سے بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس کے بعد غالباً ایک پختہ سڑک پر آ گئی تو کچھ سکون ملا، ورنہ تو سیٹ کے نیچے سکڑے سمٹے دبکے ہوئے میرے وجود کی چولیاں تک ہل گئی تھیں۔ یہ سفر مزید 15 منٹ ہی جاری رہا تھا کہ اس کے بعد وین رک گئی۔ یہ لوگ سب باری باری اترنے لگے۔ میں مزید 5-10 منٹ سیٹوں کے نیچے ہی دبکا رہا۔ پھر جب مکمل خاموشی چھا گئی تو محتاط انداز میں سیٹوں کے نیچے سے نکلا، وین کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے مجھے ایک بلند و بالا ہوٹل کی عمارت نظر آئی۔ وین اس کے احاطے میں کھڑی تھی۔ چند لوگ جو عملے کے ہی آدمی نظر آتے تھے دکھائی دیے۔ اس کے بعد میں آہستگی سے وین کا عقبی دروازہ کھول کر باہر اتر آیا۔ اس کے بعد اپنا حلیہ ذرا درست کر کے ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھا۔ رات اپنے آخری پہر میں تھی۔ ہوٹل کے شیشے والے دروازے کے اندر لابی میں سناٹا طاری تھا۔ ریسیپشن پر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دروازہ ذرا دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ لابی میں صوفے بچھے ہوئے تھے۔ میں ایک پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ایک سویپر کو میں نے چکنے فرش پر وائپر رگڑتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی مجھے ہوٹل میں مینیجر سے ملنا تھا، وہ کہاں ملیں گے؟ وہ سیاہ رنگ کا سویپر سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیتے ہوئے بولا، مینیجر صاحب تو صبح 10 بجے ہی آتے ہیں، یہاں پپو میاں سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، وہ ابھی 1 گھنٹے میں آ جائیں گے، کیا کوئی کمرہ وغیرہ چاہیے؟ اس نے آخر میں پوچھا۔ ہاں نہیں، کمرہ تو نہیں چاہیے، نوکری کے لیے آیا ہوں، اگر کوئی بہرہ گیری مل جائے تو۔ میں نے کہا، نوکری؟ اس نے سوالیہ انداز میں دہرایا، پھر بولا، پپو میاں یہاں کے ہیڈ ویٹر ہیں، اس سے بات کر لینا، مینیجر تو بہت اکڑ مزاج آدمی ہے، وہ تو تمہیں دیکھتے ہی نکال باہر کرے گا، بڑی مہربانی تمہاری، میں پھر ہیڈ ویٹر پپو میاں سے ہی مل لوں گا، ویسے کیا مجھے یہاں کام مل جائے گا؟ میں نے آخر میں ضرورت مندوں کی طرح امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ شاید پپو میاں تمہارا کام کر دیں، وہ بڑا دیالو آدمی ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ بولا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ادھر ہی رہتا ہوں، اشوک نام ہے میرا۔ میں نے جھوٹ بولا اور وہ سر ہلاتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ میں وہیں صوفے پر پشت ٹکا کر بیٹھ گیا۔ ہوٹل کا ماحول بہت صاف ستھرا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میں نے 4-5 باوردی ویٹرز کو دیکھا جو آپس میں باتیں کرتے ہوئے ریسیپشن کاؤنٹر پر آن کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک ویٹر نے مخصوص وردی پہن رکھی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی ویٹر پپو میاں تھے۔ وہ دوسرے ویٹرز کو ہدایت دے رہے تھے۔ جب وہ تنہا رہ گیا تو اس کی مجھ پر نگاہ پڑی، پھر اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکارتا میں جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، مسکرا کر اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، پپو میاں آپ ہی کا نام ہے؟ میں نے دانستہ اندھیرے میں تیر جھونکا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور سپاٹ لہجے میں اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں میرا ہی نام پپو ہے، مگر تم کون؟ اس نے آخر میں مجھے سر تپا دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی اثنا میں ایک اور ویٹر بھی وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا نام اشوک ہے، مجھے کرداری لال نے آپ کے پاس بھیجا تھا، اگر مجھے آپ یہاں کوئی کام دلا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے ایک اور جھوٹ بولا۔ دوسرا ویٹر چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، جبکہ ہیڈ ویٹر پپو نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کرداری لال نام تو سنا ہوا لگتا ہے مگر ذہن میں نہیں آ رہا، کیا کرتے ہیں صاحب؟ میرا اندھیرے میں جھونکا ہوا تیر کچھ نشانے پر لگ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کرداری لال وہاں ایک عام اور بہت سے لوگوں کے لیے اس میں کثیر تھا۔ میں نے خوش اخلاقی سے مسکرا کر کہا، وہ جی کرداری لال وہی ہیں جو کپڑے کے بیوپاری ہیں۔ اس بار میں نے مختصراً کہا تاکہ اسے زیادہ الجھن کا شکار نہ کر سکوں۔ اچھا، کتنا پڑھے ہو تم؟ اس نے آخر میں کہا اور میرا دل کامیابی کی امید سے دھڑکنے لگا۔ میں نے انٹر کیا ہے، انگریزی فرفر بول لیتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ میرے جواب پر اس نے مجھ سے وہیں کھڑے کھڑے انگریزی میں انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ میں اسے جواب دیتا رہا، انگریزی تمہاری واقعی بہت اچھی ہے، آدمی بھی سلجھے ہوئے دکھائی پڑتے ہو، مگر یار یہ کرداری لال نامی آدمی ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ الجھ کر بولا۔ اس کمبخت کی سوئی کرداری لال پر اٹک کر رہ گئی تھی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس کے قریب کھڑے
मेरे साथी वेटर ने इससे कहा, अरे पप्पू मियाँ, यहाँ तो बहुत से लोग आते जाते हैं, होगा कोई, मेरा ख्याल तो है इसे विक्रम की जगह पर फिलहाल आर्जी तौर पर रख लेना चाहिए। वो पूरे 1 महीने की छुट्टी पर गया हुआ है, बाद में सोच लेंगे। अब मुझे कुछ उम्मीद सी होने लगी थी। हेड वेटर भी कुछ सोचने लगा, फिर बोला, बेटी का कुछ तजर्बा है तुम्हें? वो जी, तजर्बा तो नहीं है, लेकिन इंसान को बाइखलाक और सादतमंद होना चाहिए, जो इस काम का बुनियादी अंसर है। तजर्बा भी आ ही जाएगा, मैंने अपनी ज़हनी फरासत के मुताबिक चालाकी से कहा। वो मेरे इस जवाब से मुतासिर नजर आने लगा। तुम रहते कहाँ हो? इसने आखिर में एक अहम सवाल पूछा। सर जी, वैसे तो मैं इधर अपनी एक विधवा मौसी के यहाँ रहता हूँ, मगर मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। अगर मुझे इधर ही रात गुजारने के लिए कोई कोना खुदरा मिल जाए तो मैं 24 घंटे भी खिदमत देने को तैयार हूँ। पप्पू साहब, अब तो इस बेचारे को रख ही लो, जरूरतमंद भी है, हम सब के काम भी आएगा। ये दूसरे वेटर ने हेड वेटर को मेरी सिफारिश की। अच्छा ठीक है, पर बिल आखिर हेड वेटर पप्पू मियाँ ने इस बात में सर हिलाया, मगर हम तुम्हें पहले विक्रम की जगह आर्जी तौर पर रख रहे हैं। अगर तुम्हारी कारकर्दगी अच्छी हुई तो विक्रम के लौटने के बाद तक कोई जगह भी खाली हुई तो तुम्हें मैनेजर साहब की सिफारिश करवाने की कोशिश करूंगा और तुम्हारी मुस्तकिल नौकरी का बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा। बड़ी मेहरबानी सी आपकी, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, मैंने खुश होकर कहा। इसके बाद इसने करीब खड़े वेटर से कहा, शंकर, तुम इसे सर्विस रूम में ले जाओ और विक्रम की वर्दी इसे दे दो, काम भी समझा देना। बहुत अच्छा जी, शंकर नामी इस वेटर ने फौरन सर हिलाते हुए कहा और मेरी तरफ देखकर बोला, आओ मेरे साथ। मैं एक बार फिर हेड वेटर पप्पू मियाँ का शुक्रिया अदा करके शंकर के साथ हो लिया। वो मुझे ग्राउंड फ्लोर के एक हाल नुमा कमरे में ले आया। यहाँ मेज, कुर्सियाँ, बिस्तर बेतरतीब बिखरे पड़े थे, दीवारगीर अलमारियां भी थी, अटैच बाथ भी था। मैंने अंदाजा लगाया कि ये होटल के अमले का कमरा था। शंकर ने मुझसे कहा, भगवान की कृपा हो गई तुम पर अशोक, कि तुम्हें आर्जी ही सही नौकरी तो मिली। अब दयानतदारी और मेहनत से काम करना। और हाँ, मैनेजर साहब जरा अक्खड़ मिजाज आदमी है, कोशिश करना इनसे तुम्हारा कम ही सामना हो। जो भी लेन देन करना हो वो अपने हेड वेटर पप्पू मियाँ से ही करना। बहुत अच्छा, मैंने सादतमंदी से कहा। और हाँ, और आखिर में राजदाराना सरगोशी से बोला, ये अपने मैनेजर साहब और पप्पू मियाँ की आपस में कम ही बनती है, बस ही नहीं चलता वो पप्पू मियाँ को खड़े खड़े नौकरी से निकाल बाहर करे। मगर चूंकि हम सब साथी वेटर पप्पू मियाँ का ही साथ देते हैं और वेटर का मालिक भी हमसे खुश है, इसलिए कमबख्त मैनेजर की दाल नहीं गलती। इसलिए तो तुम पप्पू मियाँ के ही बन कर रहना, वो बड़ा दयालु इंसान है। बहुत अच्छा, मैं समझ गया। वैसे होटल के मालिक का नाम क्या है? मैंने पूछा। वो बोला, होटल का मालिक बहुत बड़ा आदमी है, धनपत राय नाम है इसका। इसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकदारी है। इंडियन इंटेलिजेंस के एक बड़े अफसर कर्नल R.D. गुप्ता से इसके बड़े गहरे मरासिम हैं। चलो अब तुम नहा धोकर तैयारी पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, फिर काम पर लग जाना। ये कहकर वो चला गया। मैं इसकी आखिरी बात पर सन्नाटे में आ गया। इसका मतलब था कि डेथ सर्कल के एहलकारों को मामूल के मुताबिक जश्न की अयाशी होटल के मालिक धनपत राय ही फराम करता था, और कोई बात नहीं था कि कर्नल R.D. गुप्ता डेथ सर्कल का ही आला अफसर रहा हो। अब मुझे धनपत राय और कर्नल R.D. गुप्ता की आपस में गहरी मरासिम की वजह भी समझ में आ गई। इसका मतलब था कि मैं बिल्कुल दुरुस्त खतूत पर अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा था, मगर इसके साथ साथ मुझे अब हद दर्जे मोहताज रहने की भी जरूरत थी। मुझे अपने पाँव जमाने के लिए बहुत अच्छी जगह मैसर आ चुकी थी। बेशक आर्जी ही सही, लेकिन बकौल शंकर के मैं अपना काम पूरी तनदई के साथ करूं और हेड वेटर पप्पू मियाँ से बना कर रखूं। यकीनन मेरी ये नौकरी मुस्तकिल भी हो सकती है, मगर बावजूद इसके मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपना मिशन 1 माह के अंदर अंदर ही पाया तकमील तक पहुंचा दूं। अलबत्ता मैनेजर की तरफ से मुझे मोहतात रहना था। बकौल शंकर के वो एक अक्खड़ मिजाज आदमी था, इसकी पप्पू मियाँ से जाती चपकलिश चल रही थी। मैं नहा धो कर निकला। शंकर एक ट्रे में नाश्ता ले आया, हम दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया। इसके बाद मैंने वेटरों वाली वर्दी पहन ली और काम में जुट गया। जल्द ही मैंने अपनी दीगर साथी वेटरों से भी अच्छी खासी बना ली। इसकी एक वजह ये भी थी कि मैं इनके हिस्से का भी काम कर दिया करता था। वो सब अपने अपने घर में रहते थे, सिर्फ रूटीन में चंद वेटर की रात की ड्यूटियां लगती थी, वो भी मैं ही संभाल लिया करता था, मगर कभी कभी। इसकी ये वजह थी कि मेरी रिहाइश होटल में ही रहती थी, यानी रूम सर्विस में ही। गर्ज ये कि मेरा वहाँ 24 घंटों के मुस्तकिल ठिकाने की वजह से वहाँ हेड वेटर समेत दूसरों का भी भला हो गया था। मगर कभी कभार तो हेड वेटर पप्पू मियाँ भी अपने खास काम मुझे सौंप कर अपने घर चले जाया करते थे। चंद दिन मुझे वहाँ अपनी जगह बनाते हुए गुजर गए। मैनेजर का सामना अब
कभी मुझे नहीं हुआ था, मगर मैंने इसे देख जरूर लिया था और मुझे इसका नाम भी मालूम हो चुका था। इसका नाम मोहनदास था। वो वाकई बहुत अक्खड़ मिजाज इंसान था। मैंने अक्सर इसे वेटरों को डांट डपट करते देखा था। मैं अलबत्ता उससे कनीक उतर जाता था। शंकर से जरा ज्यादा घुल मिल गया था। आखिर मैंने बातों बातों में इससे पूछ ही लिया कि होटल को किसी मखसूस तकरीब के आर्डर्स वगैरह नहीं मिलते। इस पर इसने कहा, बड़े जबरदस्त आर्डर मिलते हैं। एक आर्डर तो हर महीने बंधा रहता है। अच्छा, कौन सा आर्डर? मैंने पूछा। मैंने बताया था ना यार तुझे, कर्नल RD गुप्ता अपने मालिक धनपत राय जी का बहुत गहरा दोस्त है और मालिक ही की तरफ से इनके यहाँ हर महीने शाहाना तकरीब का आर्डर बुक रहता है। यार शंकर, एक बात तो बता, कर्नल साहब की तकरीब में तो हमारी टिप भी भारी बनती होगी। मैंने आखिर में दानिस्ता खुद को लालची जाहिर करते हुए पूछा, ताकि इसे मेरी कुरैत पर किसी किस्म का शक न हो। वो मेरी बात पर मायनाखेज मुस्कुराहट से बोला, कोई ऐसी वैसी टिप, हजारों रुपए की टिप बनती है। इसमें से हेड वेटर पप्पू मियाँ की कमीशन निकाल कर भी 2-3 हजार बच जाते हैं। अच्छा, मैंने इसीलिए तो ये तकरीबों वाली बात पूछी थी। मैंने भी खुश होकर कहा, हाँ मैं समझ गया था। वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं भी मुतमईन हो गया कि इसे मेरे पूछने पर कोई शुबा नहीं हुआ। डेथ सर्कल के हेडक्वार्टर में माहाना तकरीब की तारीख करीब आती जा रही थी। मैं भी इस इंतजार में था। अब यहाँ एक कबाहत थी कि क्या जरूरी है कि मेरी भी ड्यूटी इस तकरीब की सर्विस फराहमी में लगने वाले वेटर्स में लग जाए। मगर बकौल शंकर के मेरी साबका खिदमात के सिले में मुझे भी ड्यूटी में शामिल किया जा सकता था। मैंने डेथ सर्कल के हेडक्वार्टर के बारे में शंकर को ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा था। यूं भी मैं जो मालूमात हासिल करना चाहता था वो बातों बातों में ही चालाकी से इससे पहले ही पूछ चुका था और कोई खास काबिल जिक्र बात सामने नहीं आई थी।